नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब अक्सर सांसद सुधाकर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। नीतीश के मंत्री ने भेजा 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर, बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने सुधाकर सिंह पर मानहानि का आरोप लगाते हुए 100 करोड़ रुपए की मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल सांसद सुधाकर सिंह ने मंत्री संतोष सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने बताया कि उन्होंने सांसद सुधाकर सिंह को 100 करोड़ रुपए के मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही सुधाकर सिंह का मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करने की भी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों सुधाकर सिंह उनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी। वहीं मंत्री ने कहा कि अगर उनके ऊपर कोई भी करप्शन का आरोप है या कोई भी मामला थाने में दर्ज है तो सुधाकर सिंह इसका सबूत दें, नहीं तो उनको फिलहाल लीगल नोटिस के माध्यम से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है और 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा गया है, अन्यथा वह सबके सामने माफी मांगे। अब प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बिहार में उपचुनाव की तारीख बढ़ाने की याचिका खारिज। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जनसुराज पार्टी की याचिका को खारिज किया है। अब बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। वहीं जनसुराज पार्टी की ओर से दाखिल की गई याचिका में छठ पूजा का हवाला देते हुए बिहार में भी उपचुनाव की तारीख को 13 से बढ़ाकर 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। इससे पहले भी जनसुराज पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि इस बिहार में उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाया जाए। वहीं चुनाव आयोग ने जब इस मांग को खारिज कर दिया तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दाखिल की थी। अब बता दें कि सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। वहीं जनसुराज पार्टी की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों में पर्व त्योहारों को लेकर चुनाव की तारीखों में परिवर्तन किया है। वहीं जनसुराज पार्टी की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग ने पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश की 14 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव करने का ऐलान किया है। वहीं बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने इस विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को कराने का ऐलान किया है। लिहाजा बिहार में भी 20 नवंबर को उपचुनाव होने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने जनसुराज पार्टी की दलीलों को नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया। तिरहुत एमएलसी उपचुनाव के आज से शुरू होगा नामांकन, 4 कैंडिडेट के मैदान में उतरने की संभावना। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के तिरहुत में 5 दिसंबर को होने वाले तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उपचुनाव को लेकर जहां एक ओर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी भी मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट कराने के जोर आजमाइश में जुट गए हैं। इसको लेकर सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। वहीं 18 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होगा। इसके अगले दिन 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। आप बता दें कि जानकारी के अनुसार तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उपचुनाव को लेकर अब तक 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करने के लिए नाजिर रसीद काट लिया है। इसमें राजद समर्थित उम्मीदवार गोपी किशन, जदयू समर्थित अभिषेक झा और राजेश कुमार रोशन और राकेश रोशन शामिल है। इस सीट को लेकर रसीद कटवाने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 शुल्क है। वहीं स्नातक चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट बुधवार को जारी कर दिया गया है। चारों जिले यानी कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर को मिलाकर कुल 1.54 लाख और 828 वोटर बने हैं। वहीं अब इस वोटर लिस्ट के आधार पर 5 दिसंबर को मतदान होगा, जिसका परिणाम 9 दिसंबर को आएगा। वहीं प्रशासनिक स्तर पर जो डाटा तैयार किया गया है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या मुजफ्फरपुर में है। हालांकि अभी भी पुरुष के तुलना में महिला वोटर की संख्या काफ़ी कम है। दरअसल पुरुष वोटर 1,07,401 है, वहीं महिला मतदाता की संख्या सिर्फ 47,419 है। पटना में अब पीला, हरा और नीला ई रिक्शा हर रूट के लिए अलग होगा रंग। डीटीओ ने तय किया कलर कोड।
इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना में ऑटो और ई रिक्शा के मार्ग और रंग निर्धारित कर दिए गए हैं। वहीं किस मार्ग पर किस रंग के ऑटो चलेंगे यह पटना जिला परिवहन कार्यालय ने तय कर दिया है। दरअसल राजधानी के पूर्वी और उत्तरी इलाके में हरा और पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में पीला और पश्चिमी और दक्षिणी इलाके में नीले रंग के ऑटो और ई रिक्शा चलेंगे। वहीं सभी इलाकों का निर्धारण पटना जंक्शन और जेपीओ को केंद्र में रखते हुए किया गया है। वहीं हर ऑटो और ई रिक्शा को उनके मार्ग के अनुसार रंग करवाना होगा। दरअसल मोटर वाहन अधिनियम के तहत सुरक्षा परिचालन के लिए मार्ग तय किया जा रहा है। इससे ऑटो या ई रिक्शा के कारण होने वाले जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। वहीं जिला परिवहन कार्यालय की माने तो जिला मुख्यालय में ऑटो और ई रिक्शा पर अलग अलग रंग कोड का स्टिकर रहेगा। वहीं शहर को 3 जोन में इस तरह से विभाजित किया गया है जिससे आम लोगों को समझने में दिक्कत न हो। वहीं राजधानी में ऑटो और ई रिक्शा के लिए परमिट देने का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पिछले कई साल से राजधानी पटना में ऑटो और ई रिक्शा को परमिट देना बंद कर दिया गया था। अब इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं ऑटो और ई रिक्शा को परमिट उनके यात्री बैठाने की क्षमता और मार्ग में सवारियों की संख्या के अनुसार मिलेगा। वहीं परमिट देने की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से ऑटो और ई रिक्शा चालक संघ आंदोलन कर रहे थे। अब मायका ही नहीं, ससुराल में भी नहीं कर सकेंगे जॉब। ट्रांसफर के आवेदन में नहीं मिल पा रहा होम सब डिवीजन का ऑप्शन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में इन दिनों टीचर के ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी है। वहीं सूबे के अलग सभी जिलों में काम कर रहे टीचर लगातार अपने ट्रांसफर को लेकर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे अधिक प्रॉब्लम लेडीज टीचर को हो रहा है। इनको न तो कहीं मायके में ट्रांसफर कराने का ऑप्शन मिल रहा है और न ही ससुराल में ही पोस्टिंग कराने का कोई ही विकल्प मिल पा रहा है। जानकारी के मुताबिक सूबे के महिला टीचर का न मायका और न ही ससुराल कहीं भी ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा है। यानी एक तरह से कहें तो उनके पहले वाला ही हाल रहेगा। और लिहाजा पुरुषों के साथ ही महिला शिक्षकों का कहना है कि इस बार भी उनका वनवास खत्म नहीं होगा। वहीं जिले में 7,000 से अधिक संस्था परीक्षा पास शिक्षकों की यह पीड़ा है। वहीं महिला शिक्षकों को स्थानांतरण के विकल्प में पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया गया है, मगर वे स्वयं की ओर पति के गृह पंचायत या नगर निकाय का स्कूल विकल्प के तौर पर नहीं चुन सकती। वहीं वर्तमान में पदासी पंचायत या नगर निकाय विकल्प भी वे स्थानांतरण में नहीं दे सकते। यही शर्त पुरुष शिक्षकों पर भी लागू है। वे गृह अनुमंडल या पत्नी का गृह अनुमंडल नहीं दे सकते हैं। कहीं के नहीं रहे पशुपति पारस, खाली करना पड़ गया पटना का सरकारी बंगला। अमित शाह से गुहार का कोई फायदा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 साल पहले भतीजे चिराग पासवान से दुश्मनी मोल लेने वाले पशुपति कुमार पारस के पास अब तो कुछ नहीं बचा है। मंत्री की कुर्सी गई, सांसद भी नहीं रहे। वहीं पार्टी सिर्फ कागज पर सिमट कर रह गई और आज पटना का सरकारी बंगला भी चला गया। वहीं पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर के नाम पर प्लॉट सरकारी बंगले पर पशुपति पारस का कब्जा था। वहीं सोमवार को पारस ने बंगला खाली कर दिया। वहीं दिल्ली जाकर अमित शाह से गुहार लगाए। वहीं पटना हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। वहीं अमित शाह ने उनका नोटिस भी नहीं लिया और हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह पहले ही बंगला खाली करने की याचिका दायर की थी। और दरअसल बिहार सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त दलों को पटना में ऑफिस के लिए सरकारी बंगला देने का प्रावधान किया हुआ है। वहीं 2005 में ही पटना एयरपोर्ट के पास व्हीलर रोड के 1 नंबर बंगले को लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस के लिए राज्य सरकार की ओर से अलॉट किया गया था। वहीं बंगले का अलॉटमेंट 2 साल के लिए होता है। वहीं हर 2 साल के बाद सरकारी अलॉटमेंट को लेकर 2 साल के लिए बढ़ाती है। अब बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव का प्रचार खत्म, विपक्ष की 3 सीट दांव पर। अब बुधवार को मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार आज यानी कि 11 नवंबर को शाम 5 बजे थम गया। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के प्रत्याशियों के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। वहीं महागठबंधन के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला। वहीं 13 नवंबर को तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ की सीटों पर वोटिंग है। वहीं इस चुनाव में भी कई राजनीतिक परिवारों की साख दांव पर है। हालांकि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी 3 और भाकपा माले 1 सीट पर लड़ रही है। दरअसल एनडीए की ओर से बीजेपी 2 और जेडीयू और हम 1-1 सीट पर चुनाव मैदान में है। इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी 4 सीटों पर चुनावी मैदान में है। अब बता दें कि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें से 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा है। वहीं 2020 के चुनाव में बेलागंज रामगढ़ सीट पर आरजेडी ने जीती थी, जबकि तरारी की सीट भाकपा माले ने जीती थी। वहीं ऐसे में एनडीए की नज़र इन तीनों सीटों को जीतने पर होगी। केंद्र सरकार ने घटाया आवंटन, बिहार में लोगों को कम मिलेगा मुफ्त क्या गेहूं और चावल। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार वासियों को अगले माह कोटी की दुकान से मुफ्त का गेहूं और चावल कम मिलेगा।
दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार में मुफ्त गेहूं चावल का आवंटन घटा दिया है। वहीं उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार को आवंटित कोटा 4,60,591 मीट्रिक टन से घटाकर 4,42,386 कर दिया है। इसके तहत दिसंबर में बिहार को 18,205 मीट्रिक टन कम अनाज मिलेगा। आप बता दें कि नए आवंटन के हिसाब से सूबे को 6,815 एमटी चावल और 11,341 एमटी गेहूं कम मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार ने कम अनाज मिलने पर राज्य सरकार ने जिलों का आवंटन कर दिया है। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने संशोधित आवंटन के तहत भागलपुर को 5,545 एमटी चावल गेहूं देने का आदेश दिया है। वहीं भागलपुर में अभी प्रतिमाह 1,33,042 एमटी अनाज का आवंटन मिलता था, वहीं अब 1,27,497 एमटी अनाज मिलेगा। वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि जिले को 3,473 एमटी गेहूं और 2,071 एमटी चावल की कटौती की गई है। आप बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय श्रेणी के लाभुकों को 35 किलो और सामान्य के लाभुकों को 5 किलो फ्री में अनाज दिया जाता है। बिहार में अगर पहली कुर्सी तेजस्वी की तो दूसरे नंबर की पिछड़ों की होगी, चुनाव प्रचार के दौरान बोले मुकेश सहनी। इस बात की बड़ी खबर विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को बिहार विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के तहत चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है। वहीं मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा कि सही अर्थों में यह उपचुनाव टेस्ट मैच है। अगर महागठबंधन की सरकार बने तो बिहार में एक नंबर की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे तो दूसरे नंबर की कुर्सी पिछड़ों की होगी। वहीं पार्टी अपने मकसद को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और यह तय कर रही है कि हम गरीबों और पिछड़ों और दलितों के आधार को लेकर ही हम मानेंगे। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ मतलब की राजनीति हो रही है। हम लोग भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। वहीं वीआईपी की लड़ाई बिहार में निषाद आरक्षण की कुर्सी से हो रही है। वहीं सहनी ने जोर देकर कहा कि इस मांग को लेकर आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम इस अधिकार को लेकर रहेंगे।